नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। क्या नाम है सर आपका? रामानंद देव। रामानंद देव, बीजेपी का क्या है सर आप? मैं वरिष्ठ सलाहकार जिला में हूँ। अच्छा, पहले मैं प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा में था जी। और जिला में हूँ। जाति जनगणना के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जाति जनगणना ये भारतीय मूल विचारधारा के विरुद्ध है। जी। यह प्रजातंत्रीय देश और भारत के जितने भी नागरिक हैं सबों के लिए संविधान बराबर का अधिकार दिया है। जी। जातिगत आधार पर उसे अधिकार नहीं दिया गया है। अब जातिगत आधार पर जो उसको अधिकार देने की बात की जा रही है, उसको बांटने की बात की जा रही है, देश और पिछड़ेगा, आपस में लड़ाई होगी और माने भ्रष्टाचार कहीं बढ़ेगा, जातीय द्वेष फैलेगा और इससे कोई अच्छा परिणाम नहीं। तो मैं जाति जनगणना का विरोधी हूँ। रही बात वैश्य का, जी। तो बहुत दुखद स्थिति है। जी। संपूर्ण बिहार में एक भी हमारे वैश्य पोद्दार जाति से विधायक नहीं है। किसी भी पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इसके वोट को सबों ने यूज किया, लेकिन कभी भी इसके उत्थान के लिए, इसके परेशानी के लिए इतना ही नहीं, जातीय कैटेगरी में कहाँ रखा जाए वो भी अभी तक निश्चित नहीं कर पाया है कि जाति पोद्दार वैश्य को कहाँ क्या रखा जाए, क्या आरक्षण दिया जाए। लोग अपने जाति को दूसरे जात से बनवाल और कुछ वगैरह लिख करके एक आरक्षण का लाभ लेते हैं, आरक्षण के लोभ के कारण, लेकिन मूलतः वैश्य पोद्दार कह करके कोई भी आरक्षण की स्थिति में कहीं नहीं नाम नहीं है। ये दुखद स्थिति है और एक भी विधायक या सांसद संपूर्ण बिहार में इस स्वजाति से नहीं है। ये अतिशय दुखद स्थिति है। अब मैं आता हूँ जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना की जो अवधारणा स्वीकार की गई, यह अतिशय दुखद है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देश के आज़ादी के कालखंड में जितने भी हमारे अमर शहीद हुए, क्या वो जातीय आधार पर आए थे? भारत माँ को यानी गुलामी के जंजीर से उनको मुक्त करने के लिए सबों ने अपनी जाति को नहीं देखा, देश के हित का चिंतन किया, तिरंगा का चिंतन किया, माँ भारती का चिंतन किया। और आज आज़ादी के बाद आप जिस तरह से छोटी जाति फिर उपजाति फिर उसके उपजाति के बीच में जो बंट करके क्या बीतता होगा उन अमर शहीदों के आत्मा पर, कि क्या इसी दिन के लिए देश को आज़ादी दिया गया था? आज जहाँ देश आगे बढ़ रहा है, इसमें सबों का सहयोग होना चाहिए। क्यों हम हिंदू मुस्लिम में बंट रहे हैं, क्यों हम सिख जैनी में बंट रहे हैं? ये बहुत ही दुखद स्थिति है और मैं चाहता हूँ स्थिति ऐसी बने। अभी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वन नेशन और उसके अंदर वन इलेक्शन और इस सब तरह की अवधारणा को लेकर चले हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छी अवधारणा है और देश अभी प्रगति के पथ पर है। कम से कम जितने विरोधी लोग हैं, एक बार तो इस पर खुल करके अपने विचार दें। क्या देश के प्रगति पर भी कुठाराघात करना ये मानवता विरोधी नहीं तो और क्या है? खास करके आज अगर समाज में सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के लोग, उनके बच्चे। एक नेता के लड़के 8वीं पास या फेल हो तो वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या फाइल डील करेंगे? क्या वो चेक कर सकते हैं? वो अपने अंडर में IAS ऑफिसर को लेकर के कैसे उसको डीलिंग कर सकते हैं? जिनके पास में शिक्षा का अभाव है, सिर्फ इसलिए कि नेता का बेटा हो गया। और एक गरीब गुरबा परिवार के एक ग्रेजुएट लड़का वो आज रोड पर है, उसके लिए नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं। इतना ही नहीं, कोई राजनीति में अगर आना चाहता है गरीब परिवार का, तो उसके पास में ये इतना धन नहीं है। धन की प्राथमिकता क्यों दी गई? या तो जापान जैसे देश जहाँ की आर्थिक आधार पर ही लोगों को मतदान करने का आधार मिलता है, या तो वही कर दे, या नहीं तो बिना पैसे का चुनाव हो, ये तय किया जाए ताकि हर वर्ग के लोग को, हर तबके के लोगों को, हर आर्थिक स्तर के लोगों को भी अपने देश में अपना योगदान करने के लिए उसको मौका मिले और वो आगे बढ़े। अपना परिचय? मैं रामानंद देव, नरपतगंज। वैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र में 1974 से आया। 1974 के छात्र आंदोलन में मैं भी 4-5 जेलों में था
तो उस समय में 4-5 महीने तक तो मेरे परिवार के लोगों को पता भी नहीं चला कि मेरा बेटा जीवित है या मर गया। लेकिन याद आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। हम लोगों ने उस समय जयप्रकाश नारायण ने एक संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था अगर कोई नेता, कोई विधायक या सांसद अगर गलत करता हो तो उसको रिटर्न करने का अधिकार जनता को दिया गया था। आज तक क्यों नहीं वह फलित हो पाया। जयप्रकाश के आंदोलन से उपजे हुए जितने नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, अब सुविधा भोगी हो गए हैं, भूल गए जयप्रकाश को। उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं लेकिन उसके उद्देश्य के विषय में कहाँ तक उनकी चिंतन है। सब कुछ देख करके काफ़ी इस 75 वर्ष की उम्र में मैं अतिशय कुंठित हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में एक समग्र क्रांति हो, समग्र विकास हो। और अभी कम से कम ये ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई अच्छी स्थिति पर भारत नहीं जा रहा है। भारत एक समय था कि विदेश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्राध्यक्ष को सम्मानित करने के लिए या रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आते नहीं थे। लेकिन आज तो ये स्थिति तो उत्पन्न हो गई है कि कम से कम भारत के राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए जितने भी बड़े बड़े कंट्री या विकसित देश कहलाते हैं सभी आगे बढ़ करके उसके राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और सब सम्मान ले जाते हैं। अब तो भारत के नरेंद्र मोदी को पैर छू करके भी प्रणाम करते हैं और वर्ल्ड स्तर पर इनको बॉस कहा जाता है, गुरु माना जाता है। तो कम से कम हमारे देश के जितने विरोधी हैं कि भाई ईमानदारी पूर्वक कुछ तो चिंतन करो। ये तो कहो जहाँ नरेंद्र मोदी ने ये काम ठीक किया है, ये काम गलत किया है। ठीक तुम्हारे नज़र में एक भी नहीं है, सब कुछ गलत नज़र आता है। आखिर क्या चाहते हो, भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मैं बहुत व्यथित हूँ। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए थी। यह विखंडित करता है, समाज को विखंडित करता है, परिवार को विखंडित करता है और गांव और जिला को विखंडित करता है। सर आपको लगता है कि 22 जाति का जो है जनगणना में कम पाया गया है? नहीं, 22 जाति एक सबसे बड़ी बात है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं किसी जाति पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे कम संख्या में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से सत्ता में चाहे किसी की भी सत्ता हो उसकी अच्छी भागीदारी है, इसलिए कि उसके पास में ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है और उसमें सब में वो सेटिंग रहे। क्या वैश्य पदार्थ में इस स्तर के लोग नहीं हैं क्या? एक व्यवसायिक स्तर पर भी एक अच्छा चिंतन दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कभी इसे सिर्फ यूज किया गया, लेकिन कभी किसी ने इसे स्थान नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूं कि वैश्य पदार्थ से भी बिहार में कम से कम 2-4 विधायक जरूर होना चाहिए। मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि उन्हें भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। सर अभी आप किस पद पे हैं? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला के वरिष्ठ सलाहकार में हूँ। तो आपका जो है सर, जो भारतीय जनता पार्टी से आप जो है आपके जो है एरिया में, आपके अररिया जिला में कितना संगठन आपका मजबूत है? बहुत अच्छा मजबूत है। जबकि यहाँ पर 30 से 35% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और प्रायः मुस्लिम आबादी के अधिकांश मतदाताओं का झुकाव एंटी भाजपा रहता है। चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो, चाहे आरजेडी का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो या जदयू का कैंडिडेट हो, लेकिन एंटी बीजेपी होता है। कोई काम करने वाले अच्छे विधायक और सांसद भी अगर हैं तो उनसे सुविधा जरूर लेते हैं, लेकिन मत उन्हें नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी कई बार यहाँ पर सीट निकाली है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है। बूथ स्तर ही नहीं, अब पन्ना प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, पेज प्रमुख भी बन चुका है। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ अपने संगठन से। अच्छा यह बताइए सर, इस बार की चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ से कितना सीट आएंगे, कितना जो है, यह बताइए।